Welcome back to WM classes. Today will be the final video for our economic course for finance account assistant और any other JKSSB paper because इनका syllabus जो है वो almost overlap करता है. So this will be the last marathon on economics. Today we are going to start with मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो और मैक्रो का जो इंट्रोडक्शन है एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो, उस पर अभी मैं आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. विल जस्ट गो बाय डेफिनेशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? यू ऑल मस्ट बी नोइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द टोटल एग्रीगेट्स. मतलब जब आपको बड़े लेवल पे कोई भी पिक्चर देखनी होगी, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल को एग्रीगेट लेवल पे देखना होगा. एग्रीगेट क्या होता है? सबको मिला के इकट्ठा करके जब हम देखते हैं, ठीक है, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. जैसे अगर आपको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करनी है तो वो आप किस में करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करोगे. एंड ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट अगर पूरे के पूरे कंट्री में देखनी है आपको, पूरे स्टेट में देखनी है आपको, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. लेट्स से अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता करना है तो वो हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. उसके बाद लेट्स से अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे फिस्कल पॉलिसी होगी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो वो भी किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. बिकॉज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पूरी की पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, पूरे के पूरे नेशन को इफेक्ट कर रहे हैं. देन लेट्स से इफ यू हैव टू स्टडी अबाउट ट्रेड एंड फाइनेंस, तो वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं. नाउ नेशनल इनकम इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है. Let's go to national income. So what exactly is national income? National income is the final value of goods and services produced by the normal residents of a country in a financial year. ठीक है. national income क्या है? जो हम फाइनल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं बाय whom? बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरा आपका फाइनेंशियल ईयर. तो व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? सो नॉर्मल रेजिडेंट जो है आपका, नॉर्मल रेजिडेंट माइट बी एनी पर्सन जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है विच लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो कोई भी इंडिविजुअल है, लेट्स से नॉर्मल रेजिडेंट इज एनी इंडिविजुअल or an institution जो ऑर्डिनरली उसी कंट्री में रिजाइड कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसी कंट्री में है. ठीक है. हु ordinarily resides in that country. सेकेंड थिंग इज कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी वहां पे लाई करना चाहिए. मतलब अगर कोई भी कंट्री, लेट्स से यूएसए की कोई फर्म इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, और वो जो अपना पूरे फैक्टर पेमेंट से वो यहीं से खरीद रहे हैं, उनका जो पूरे का पूरा स्टाफ है वो यहीं के लोग हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी जो स्पेंडिंग है उसका भी कुछ पोर्शन जो है वो यहीं पे लग रहा है, मतलब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में लग रहा है. ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स होंगे दे विल बी टेकन बैक टू देयर डोमेस्टिक कंट्री, बट स्टिल अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है, उनका सारा का सारा काम जो है यहाँ पे हो रहा है, देन दैट एंटिटी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. Now let's go back to the definition. So we were studying what is national income. National income is the final value of goods and services produced by the normal resident. अब आपको समझ आ गया होगा नॉर्मल रेजिडेंट. हम अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हम सब लोग जो इस कंट्री में रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरीके की, ठीक है, कोई भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस सब की वहाँ पे वैल्यूएशन भी होगी. एंड इफ देयर इज सम अदर पर्सन जो किसी बाहर की कंट्री का है बट दे आर वर्किंग हेयर, ठीक है, बीट अगर उनकी कोई कंपनी है या फिर वो हमारी इंडिया की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इवन तब भी दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है, क्योंकि वो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे रिजाइड कर रहा है. अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे विच इज़ वर्थ मैंशनिंग इज कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है दैट द ड्यूरेशन ऑफ स्टे
ड्यूरेशन ऑफ स्टे मस्ट बी एट लीस्ट 1 ईयर, ठीक है, मस्ट बी 1 ईयर, कम से कम 1 साल जो है वो इंसान इस कंट्री में काम किया होना चाहिए, या फिर उसकी जो फर्म है वो 1 साल हो गया उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हुए, अपने ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली उनके चल रहे हैं, तो उसके बाद ही उनको यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो माना जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और एंड हो जाता है अगले साल 31 मार्च, मतलब जैसे नॉर्मल जो ईयर होता है हमारा वो स्टार्ट होता है 1 जन से और ख़त्म हो जाता है 31 दिसंबर को, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और ख़त्म हो जाता है वो 31 मार्च को। तो मतलब इस महीने हमारा फाइनेंशियल आई मीन लास्ट मंथ जो अप्रैल था हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब जब 2027 आएगा तो 2027 के 31 मार्च तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें थी। तो इस एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं बाई नॉर्मल रेजिडेंट, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम, ठीक है। नाउ हेयर आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि ये जो हमारा वर्ड है नेशनल इनकम में हमारा जो ये वर्ड है नेशनल, इसको हम 2 तरीकों में इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन वुड बी विद इन द नेशन, दैट इज geographical boundaries, geographical बाउंड्रीज। और दूसरा जो हमारा नेशनल है उसका क्या मतलब है कि बाई सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। अब देखो जैसे हमने अभी पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट, अब ज़रूरी नहीं है कि जो सिटीज़न है वो नॉर्मल रेजिडेंट भी हो और जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो सिटीज़न भी हो। बात समझ रहे हो? देखो सारे जो हमारी कंट्री में जो भी लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं ज़रूरी नहीं है वो सब सिटीज़न हो, क्योंकि सिटीज़नशिप जो है उसका बेसिस अलग है। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है। कोई दूसरी कंट्री का इंसान यहाँ पे आके काम कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा, लेकिन वो हमारा सिटीज़न नहीं होगा। तो जब हम ये जो नेशनल इनकम है, इसका ये जो नेशनल है, इसके भी हमने 2 कनोटेशंस दिए हैं। एक जो आ गया हमारा विद इन द नेशन, मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो भी काम कर रहा है तो तब हम इसको मेजर करते हैं जीडीपी में। तो कहने का मतलब है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में, ठीक है, इसमें हम ये फैक्ट नहीं देखते कि वो हमारा सिटीजन है या नहीं है। खाली जोग्राफिकल बाउंड्रीज में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारा जीडीपी। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे, कि हमारे सिटीजन्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना प्रोडक्शन में जो है हिस्सा लिया है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं देन दैट इज योर GNP, gross national product, and this is your gross domestic product। ये चीज़ें मैं पहले ही आपकी क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे, सिंस इट इज़ अ मैराथन सेशन, तो मुझे वहाँ पे आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन ना करनी पड़े। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो हमारा सिंपल मॉडल है इकोनॉमी का, सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी का, उसमें हम देखते हैं कि सारे का सारा जो प्रोसेस है वो 2 एंटिटीज़ के बीच में चल रहा है। किस किस के बीच में? फर्म्स के बीच में और हाउस होल्ड के बीच में। तो कहने का मतलब है जो सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसमें हम गवर्नमेंट, बैंकिंग, इन सब चीज़ों को जो है हम बाहर कर देते हैं। तो सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी में हम देखते हैं कि क्या होता है। देयर आर 2 एंटिटीज़, एक आ गई हमारी फर्म और दूसरा आ गया हमारा हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कौन हो गए, जैसे
हम हमारी फैमिली है, ठीक है, हम अपने फैमिली पर्पस के लिए कुछ स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो सारे क्या है, आपका हाउस होल्ड एक यूनिट है, ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स होंगे एक कंट्री में। और दूसरी फर्म्स है। फर्म्स कौन सी होगी, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। और हाउस होल्ड जो है वो बेसिकली कंजम्पशन करती हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का ना आपस में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। वो इंटर रिलेशन किस तरीके से होता है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इस पूरे मॉडल में। सो लेट्स से जो फर्म्स हैं, फर्म्स का क्या काम होता है, गुड्स प्रोड्यूस करना। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स, लेकिन गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं इनको, मतलब इनको लेबर चाहिए होगी, इनको कैपिटल चाहिए होगी। तो वो इनको कहाँ से मिलेगी, वो इनको हाउस होल्ड्स को से मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। जैसे ये इनको लेबर देंगे, ठीक है, लैंड भी देंगे, कैपिटल भी देंगे, और इन्हीं में से हाउस होल्ड्स में से ही कुछ लोग जो है एंटरप्रेन्योर भी होंगे। ठीक बात होगी। उसके बाद इसके बदले जब इन्होंने इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड किया हाउस होल्ड्स ने, तो उसके बदले जो फर्म्स हैं, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगी, फैक्टर पेमेंट्स देंगी। मतलब इन्होंने जो काम किया है, लेट्स से लेबर ने काम किया है, ठीक है, तो लेबर के काम के बदले इनको क्या मिलेगा, लेबर को फैक्टर पेमेंट्स मिलेगी, उनको उनकी सैलरी मिलेगी। सो फर्म्स विल बी गिविंग फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। अब कहने का मतलब है कि इन लोगों ने आके काम किया फर्म के पास, और फर्म ने उसके बदले इनको क्या दे दिया, इनकम दे दी, ठीक है। अब इस इनकम का वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करना है उनको। उनको क्या चाहिए है, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज उनको कहाँ से मिलेगी, फर्म से मिलेगी। तो फर्म से वो गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, उसके बदले वो फर्म्स को क्या देंगे, एक्सपेंडिचर देंगे, क्योंकि इन गुड्स एंड सर्विसेज की वो पेमेंट करेंगे, और वही पेमेंट हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है। तो जब ये एक्सपेंडिचर अपना फर्म्स को देंगे तो वापस ये इनकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो है इनकम में, वो चलता रहता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली दे आर जस्ट सेइंग कि इकोनॉमी में जितना भी पैसा है ना, वो पूरे का पूरा सर्कुलेट होता रहता है। वो जो है पूरे का पूरा सर्कुलेट होता रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, ठीक है। नाउ जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। सो देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ गुड, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की डिस्टिंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लेंगे तो दैट काउंट्स टू डबल काउंटिंग। अब वो किस वजह से होता है, जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डिस्टिंक्शन जो है अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। तो फाइनल गुड्स वो हुए जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, उनका कोई और आगे फर्दर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, दीज गुड्स are those goods which are used as raw material for the production of other goods or for resale purposes। तो अगर कोई रिटेलर होलसेलर से जाकर सामान ला रहा है बेचने के लिए तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड है। जब उसने होलसेलर से परचेज किया ना गुड, लेकिन उसने वो परचेज किस नीयत से किया, क्या अपने घर में कंज्यूम करने की नीयत से किया, नहीं, वो गुड परचेज किया गया है ताकि वो वापस से उसको सेल करे और उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। इसलिए वो गुड्स जो कि एक रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा इन ऑर्डर टू सेल देम फर्दर, वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। और वहीं पे अगर एक रिटेलर से हम जाकर सामान खरीद रहे हैं अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, देन दैट वुड बी
फाइनल गुड। आई होप यहीं से आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दे इंक्लूड कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कैपिटल गुड्स जो है जो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको जो है काम आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फाइनल गुड। लेट्स से आप एक मशीनरी ला रहे हो, किसी भी तरीके की मशीन हो सकती है। लेट्स स्टिक टू द अर्लियर एग्जांपल, जैसे हम ओवन की एग्जांपल बहुत बार यूज़ करते रहे। लेट्स से कि ओवन जो है एक इंडस्ट्री में या फिर एक बेकरी में यूज़ हो रहा है, एक ओवन यूज़ हो रहा है। नाउ दैट ओवन इज़ अ कैपिटल गुड। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, सिंस ओवन जो है वो यूज़ हो रहा है फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, उसमें केक्स बेक होंगे और बाकी जो है बेकरी कुकीज़ बेक होगी, वो सब चीज़ें बेक हो रही हैं, तो क्या ओवन भी जो है इंटरमीडिएट गुड में आना चाहिए? लेकिन नहीं, सिंस इट इज़ अ कैपिटल गुड, और वो ओवन खुद में ही उस फाइनल गुड में मर्ज जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। मान लो ओवन में आप बेक कर रहे हो केक्स, तो वो केक्स जो है वो वहाँ यहाँ पे फ्लोर जो है ना आपका, एक मिनट, इसको एंटेंगल ना हो जाए पूरा प्रोसेस, सो लेट मी टेल यू दिस, कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि ओवन एक कैपिटल गुड है, एंड वी कंसिडर दिस कैपिटल गुड एज फाइनल गुड एंड नॉट एज इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड नहीं है, हमारा फाइनल गुड है। अब हम समझते हैं कि ये हमारा फाइनल गुड क्यों है, इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं है। देखो, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। ओवन को हम यूज कर रहे हैं बेकरी में, ठीक है, केक्स बनाने के लिए। अब केक्स बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज होते हैं। वो आपका सबसे पहले फ्लोर होगा, शुगर होगी, ठीक है, एग्स होंगे, ऑयल होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या बनाओगे, केक बनाओगे, और फिर आप केक की सेल करोगे, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। लेकिन ये जो ओवन है, क्या जब ये केक हमारा बन जाएगा और हम केक को सेल करेंगे, उसके साथ हम ओवन को सेल कर रहे हैं? नहीं सेल कर रहे। सिंस ये ओवन हमारा फाइनल गुड के साथ मर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जो ओवन है वो कैपिटल गुड जो है हमारा, यहाँ पे भी फाइनल गुड ही रहेगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ये सब होंगे जिनकी वजह से हमारा केक बनेगा और फिर केक को हम सेल करके अपना प्रॉफिट जो है कमाएंगे। देयरफॉर जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं और जो कंजम्पशन गुड हैं वो किस में आते हैं, फाइनल गुड में आते हैं, जब हम नेशनल अकाउंटिंग जो है करते हैं। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो जैसे हमने अभी बात की, फ्लोर है, एग्स है, ऑयल है, जब ये सारी चीज़ें बेकरी में यूज़ हो रही हैं, हम उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं केक बनाने के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब यही सब चीज़ें, ठीक है, ये फ्लोर आ गया आपका, ऑयल आ गया, एग्स आ गई, जब ये सब चीज़ें आप घर पे इस्तेमाल करोगे अपनी कंजम्पशन के लिए, तो ये आपके फाइनल गुड्स होंगे। तो सेम गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। ओके, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे जो है ये फाइनली कंज्यूम होते हैं। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो यहाँ इसका समझने का मेन मोटिव यही था कि आपको समझ होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं होते हैं हमारी नेशनल इनकम में। Now what are consumption goods? Those goods which are consumed by ultimate consumers for their satisfaction are called as consumption goods. They are usually perishable और नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। पेरिशेबल है, वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर आप ज़्यादातर उनको रखोगे, इसलिए वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। नाउ व्हाट आर कैपिटल गुड्स? दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड कैन बी यूज रिपीटेडली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अगर इनको एक ही बार यूज़ करना होगा, फिर हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आ जाए, है ना। सिंस हम इनको रिपीटेडली सेम चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। तो वो गुड्स जिनको हम परचेज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन और उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स जनरली क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। Now let's see some examples. Which among the following are intermediate goods or final goods? कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ई ऑफिस,
ठीक है, एक कंप्यूटर जो है लेट्स से इंस्टॉल किया गया है ई ऑफिस में, तो उसका क्या काम है वहाँ पे, आप बोल सकते हो कि ये इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो जो है फाइनल सर्विसेज उसको यूज़ करके हम पब्लिक को डिलीवर कर रहे हैं। बट नो, सिंस दिस कंप्यूटर इज़ बीइंग रीयूज, रिपीटेडली इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा कैपिटल गुड है और ये हमारा फाइनल गुड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ ई टेबल्स बाय अ फर्म, एक फर्म है, ठीक है। नाउ टेल मी, इज इट अ इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड? तो इसका आंसर है इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। वाई? परचेज ऑफ ई टेबल्स बाय अ फर्म, सिंस एक फर्म इसको परचेज कर रही है ताकि वो इसको वापस से रीसेल कर सके, अपने और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सके, इसलिए ये क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। चॉक डस्टर परचेज्ड बाय स्कूल, तो ये भी क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि इस चॉक डस्टर का जो है यूज़ करके वो आगे जो है बच्चों को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं। मोबाइल सेट परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर्स, इवन दिस इज़ अ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अगर यही मोबाइल सेट आप खुद जाके खरीद रहे हो मोबाइल डीलर से तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा। लेकिन सिंस दिस मोबाइल सेट इज बीइंग परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर टू सेल इट एज अ फाइनल गुड, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। इससे ज़्यादा इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का जो है समझाना आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। Let's move on to the next concept, which is of depreciation. So what is depreciation? Depreciation simple सी term में है is wear and tear, कि किसी भी चीज़ को जब हम मान लो किसी भी चीज़ को एक बार परचेज कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो आप कोई मोबाइल सेट भी खरीद रहे हो, नए से नया लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल सेट खरीद रहे हो, लेकिन इफ़ इट इज़ ओपन बॉक्स तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाई? क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड कि उसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा, एक बार वो यूज़ हो जाए तो वियर एंड टीयर हो सकता है, कोई माइनर स्क्रैच लग सकता है, या फिर सिंस आपने खाली जो है उसको अपने हाथ में लेके यूज़ किया है, ठीक है, कुछ टाइम में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी बैटरी परसेंटेज कम हो सकती है, हालांकि होती नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि आप खुद देखो एक ओपन बॉक्स और सील्ड बॉक्स के प्राइस में कितना फ़र्क होता है। उसका मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होती है कि हो सकता है इसमें डेप्रिसिएशन हुई हो, अब हुई हो या ना हुई हो, दैट इज़ अ अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जब उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड ड्यू टू एक्सपेक्टेड फोरसीन ऑब्सीलेंस। ठीक है, तो कोई भी वियर एंड टियर होगा आपके जो आप पूरे दिन यूज़ कर रहे हो, है ना, हर दिन यूज़ करने में आपका जो वियर एंड टियर होता है, या फिर कोई और भी जो है आपका ऑब्सोलेंस होगा, दैट इज़ रेफर टू एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम नहीं होती है। ठीक है, लेट्स से कई बार क्या होता है कि कुछ ऑफिसेज होते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में अपनी चेयर्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें जो है ओवर द टाइम सेल करते रहते हैं, लेकिन जब वो सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन होगी, सिंस उसका यूजेज हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिंस उनका यूजेज हुआ है तो वो किसी काम के नहीं होंगे, कबाड़ के होंगे, दे विल स्टिल बी यूजेबल। अगर अभी भी कंपनी उसको यूज़ करेगी तो उसका पूरे का पूरा जो है प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सिंस उसमें जो है वियर एंड टियर हुआ होगा, बिकॉज ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। व्हाट इज कैपिटल लॉस? इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। किसकी वजह से? जैसे लेट्स से कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है कहीं पे, ठीक है, कुछ अर्थक्वेक हुआ है, अर्थक्वेक होने की वजह से क्या है कि कोई बिल्डिंग गिर गई है, या फिर जो लेट्स से फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स की वजह से किसी की जो मशीनरी है वो सारी जो है वो ड्रेन ऑफ हो गई है, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल लॉस। नाउ कैपिटल लॉस डस इफेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब आपको समझ आया हम कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डेप्रिसिएशन होने की वजह से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तब भी चलती रहेगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल लॉस हो जाता है तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, वो कम हो जाएगी। नाउ देयर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है, एक आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है और दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
तो जो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को जब हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे नेशनल इनकम है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उसको हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को जब आप एक जो टाइम पीरियड है उसके बीच में कैलकुलेट करेंगे देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है। लेट्स से कि एक टैंक में कितना पानी है एक पर्टिकुलर, मतलब किसी भी वक्त पे आप जा रहे हो और आप छत पे जाके देख रहे हो कि मेरे वाटर टैंक में कितना पानी अभी बचा हुआ है, ठीक है, आधा टंकी है या वो ओवरफ्लो होने वाला है या उसमें ख़त्म हो गया है, देन दैट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। सिंपली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि इस वक्त कितना है। जैसे आपकी वेल्थ है, वेल्थ इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज आप देख रहे हो कि आज मेरे पास वेल्थ इस पॉइंट पे कितनी है। आप लेट्स से समबडी विल आस्क यू कि आपका बैंक बैलेंस कितना है अभी, देन दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। दे आर नॉट आस्किंग यू कि पूरे साल में आपकी सैलरी कितनी आई, दे जस्ट सिंपली आस्किंग यू आपका बैंक बैलेंस कितना है। ओके, फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स और फैक्टर पेमेंट्स। नाउ फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? जो फैक्टर जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड होती हैं उसके बदले जो रेम्यूनरेशन मिलती है दैट इज सिंपली फैक्टर पेमेंट्स। दोज पेमेंट्स विच आर पेड और रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। तो जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले उनको जो इनकम मिलती है दैट इज सिंपली फैक्टर पेमेंट। इट इज़ अ बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। जो फैक्टर पेमेंट होती है इट इज़ अ बाइलेटरल ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दोनों तरफ से काम होता है। आप अपनी सर्विसेज दोगे तो उन सर्विसेज के बदले आपको पेमेंट मिलेगी। This is what is meant by bilateral transaction. Factor payments are included in national income. Now this is important because factor payments को हम national income में include करते हैं। जैसे आपकी rent हो गया, ठीक है, आप rent pay कर रहे हो landlord को, then that will be a factor payment and that will be included in national income. आपको wages मिल रही हैं या salary मिल रही है, that is also included in national income. आप interest pay कर रहे हो या फिर आपको dividend मिल रहा है, profit मिल रहा है, तो वो सब किसका पार्ट है? फैक्टर पेमेंट्स का पार्ट है। बट ट्रांसफर पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर पेमेंट। हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि फैक्टर पेमेंट्स आर पेमेंट्स विच आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। मतलब ये दीज आर नॉट बाइलेटरल, ठीक है, इट इज़ अ यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या होता है कि आप अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, आपको एक हिसाब से आपको फ्री में मिल रहा है ये, ठीक है। तो जैसे पॉकेट मनी है, आपको अपने फैमिली से पॉकेट मनी मिलती है, क्या आप अपने फैमिली को कुछ देते हो उसके बदले में? नहीं देते हो, तो आपको पॉकेट मनी सिंपली मिल रही है। स्कॉलरशिप मिल रही है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, किसी बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो गवर्नमेंट को कोई काम करके नहीं दे रहा है वो बच्चा, दे जस्ट गेटिंग इट यूनिलेटरली, उसके बदले उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। समबडी इज़ गेटिंग अ गिफ्ट, तो वो भी क्या है? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, डोनेशन है, चैरिटी है, रेमिटेंसेज है। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जहाँ पे भी आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे वहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेट्स से अगर आ जाता है सॉल्व करने के लिए और वहाँ पे आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि कुछ स्कॉलरशिप है या कोई गिफ्ट का अमाउंट दे रखा है, डोनेशन का अमाउंट दे रखा है, देन दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देयरफॉर ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ हु इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और सिटीजन भी कौन है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीपल क्रॉसिंग बॉर्डर्स आर टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, ठीक है। नाउ सिंस दे आर सिंपली वॉट दे आर डूइंग, दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो इसलिए वो क्या होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट अपनी ही कंट्री के होंगे। हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाई करना चाहिए और वो 1 साल से ज़्यादा तक यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स? अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई है वो यहाँ पे आके पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। इवन कि वो जो फॉरेन स्टूडेंट होगा यहाँ पे अगर वो 5 साल के लिए भी पढ़ रहा है तब भी वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। अगर फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। पीपल विजिटिंग टू अ कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। क्रू मेंबर्स ट्रैवलिंग टू अ फॉरेनर कंट्री, ठीक है, एयरप्लेन में जा रहे हैं या फिर कोई हमारा शिप जा रहा है, वेसल जा रहा है, किसी और का बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा है, देन वो वहाँ पे साल के लिए भी अगर रह रहे हैं, देन
even then they will not be considered the normal resident of that country. Now what is domestic territory? Domestic territory हुई हमारी geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulates freely. तो हमारी जो भी geographical territory है जिसको हम एक government जो है administer करती है, जैसे इंडिया जो है हमारी पूरी जो country है it is our own domestic territory. It includes embassies of a country located abroad. You have to remember this. ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगी. जो हमारी एम्बेसीज हैं दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज़ में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी. क्यों? क्योंकि उनको गवर्न कौन कर रही है? हमारी गवर्नमेंट गवर्न कर रही है. तो अगर इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में, चाइना में, उसके बाद आप कह सकते हैं यूके में, रशिया में, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. देन हमारे डिफेंस बेसिस हैं अगर किसी और कंट्री में भी, ठीक है, तो वो भी किसकी होंगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. देन लेट्स से ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं अगर हमारी, कंट्री जो है अपनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए बाकी कंट्रीज़ में भी कई दफ़ा जो है अपनी ऑयल और नेचुरल गैस जो है रिग्स बना के रखती है. जैसे आपको पता ही होगा कि अभी जैसे ईरान और इज़राइल वॉर चल रहा था, तो ईरान बहुत सारी जो ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स थी यूएसए और इज़राइल की बाकी कंट्रीज़ में, तो उन पे अटैक कर रही थी. वाई वॉज इट अटैकिंग? क्योंकि वो डोमेस्टिक किसकी टेरिटरी में आती हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द यूएसए की में आती हैं. तो जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए पे अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसको नुकसान दे रहे हैं? वो यूएसए को नुकसान दे रहे हैं. देन टेरिटोरियल वाटर जो है आपकी टेरिटरी में अगर आ रहा है, तो वो भी किसका है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. ओके. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज़ 3 कॉम्पोनेंट. सबसे पहला जो है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नेट अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट एंड कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड. सबसे पहले तो सिंपल इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसके बीच में? जो फैक्टर इनकम हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लाते हैं, मतलब हमारे जो सिटीजन्स जो हैं वो दूसरी कंट्री में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो उनको रेम्यूनरेशन मिल रही है, वहाँ पे जो उनको वेजेस मिल रही हैं, वो जो यहाँ पे वापस से पैसा भेज रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री में, वो, और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. लेट मी मेक इट क्लियर. NFIA is simply factor income earned from abroad minus factor income to abroad. लेट्स से कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, बी इट ऑफ एनी प्रोफेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ भी, दे आर वर्किंग इन अब्रॉड किसी कंट्री में, लेट्स से यूएसए में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग सम सैलरी, ठीक है, $200,000 उनको मिल रहे हैं, और उसका जो वो $1,000 जो है वो इंडिया भेज रहे हैं, या फिर जो भी फर्म्स हमारी दूसरी कंट्रीज़ में उसका जो प्रॉफिट है, उसके जो डिविडेंड्स जो है वो वापस यहाँ पे भेज रहे हैं, वो माइनस जो यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ काम कर रही हैं, लेट्स से यूएसए की, यूके की, चाइना की, रशिया की, एनीवेयर कहीं की भी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरीज़ मिल रही हैं, और फिर वो सैलरीज जब वो अपनी कंट्री में वापस भेज रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अब हम जो है ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है. क्या हमारे सिटीजन्स ज़्यादा ला रहे हैं पैसा बाहर से, या फिर यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के सिटीजन्स जो हैं वो काम करके ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं. तो जो भी इसका सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा वो सिंपली ऐड हो जाता है नेशनल इनकम में.
सो नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, एक तो जो उनको कॉम्पनसेशन मिलती है, फिर उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है या किसी की प्रॉपर्टीज़ है दूसरी कंट्री में, उसका कितना मिल रहा है, और नेट अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट्स एंड कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड, ऑल्सो जो अर्निंग्स होती हैं रेजिडेंट्स की एज वेल एज जो कंपनी है उन सबको मिला के। सो NFIA इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं NFIA, क्योंकि जब भी हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करना होता है, तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना होता है, तब हम NFIA को यहाँ पे ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम को अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हम खाली ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे सिटीजन्स हैं वो बाकी की कंट्रीज़ में जो जाके काम कर रहे हैं वहाँ वो तो ऐड होता ही नहीं है इसमें। तो वो ऐड करने के लिए जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है निकालते हैं तो वहाँ पे हम NFIA को ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट एग्रीगेट्स। हमारे जो नेशनल इनकम है ना उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं। अब वो डिफरेंट एग्रीगेट्स कौन से हैं, या तो है आपका G और N यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है D और N, यहाँ पे आता है FP, या फिर ये होता है FC पे, या फिर होता है ये MP पे। नाउ इन सब को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको पूरा नेशनल इनकम बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। सो ग्रॉस और ये क्या है, नेट, ठीक है। ग्रॉस और नेट जो हमारा फर्स्ट GDP है या फिर NDP है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो डेप्रिसिएशन होती है ना वो इंक्लूड होती है। ग्रॉस इज ऑलवेज इंक्लूडेड ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही ग्रॉस हमारा नेट में चेंज हो जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि ग्रॉस और नेट में किसका फ़र्क है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का। अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी तो वो ग्रॉस है, और अगर ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका नेट बन जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्रीगेट विच इज़ द डिफरेंस ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। अगर आप ग्रॉस GDP है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप इसमें क्या इंक्लूड कर दोगे, NFIA, क्या इंक्लूड कर दोगे, NFIA जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये डोमेस्टिक जो है क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है तो मतलब डेप्रिसिएशन के साथ आपका नेशनल प्रोडक्ट है जिसमें NFIA इंक्लूड है, और अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गई है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी ऐड कर लिया है, कि यानी कि हमने देख लिया है कि हमारे सिटीज़न बाकी कंट्रीज़ से कितना कमा के ला रहे हैं, और यहाँ पे जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग आके काम कर रहे थे उनको उन्होंने यहाँ से कितना पैसा निकाल के बाहर दे दिया है। सो ये कितने एग्रीगेट्स हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरीके से हमारा GDP एट MP होता है और NNP एट FC होता है, ठीक है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है, MP होता है मार्केट प्राइस पे और FC होता है फैक्टर प्राइस पे। जब हम FC पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई है। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे हम वो देखते हैं कि रिटेल में कितना सेल हो रहा है। यहाँ पे टैक्सेस जो हैं वो भी यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लो ग्रॉस और नेट के बीच में क्या फ़र्क है, डेप्रिसिएशन का वर्क है। जब आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आपको नेट मिल जाता है, और जब अगर नेट आपको दिया और आपको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस बन जाएगा। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो आपको NFIA जो है इंक्लूड करना है, और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो आपको NFIA वहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। उसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट जो है और मार्केट प्राइस का हम फ़र्क देख लेते हैं।
जब आप मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो आपको वो कॉस्ट किस पे मिल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पे। बिकॉज नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, बेसिकली इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, सब्सिडीज को हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि सब्सिडीज जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे मिल रही है किसी फर्म को, है ना, तो उसकी वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसलिए हम इनको जो है, और सब्सिडीज़ का बेनिफिट जो है वो मार्केट प्राइस में नहीं आता है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज़ माइनस करते हैं, तभी हमें उसका सही इफेक्ट जो है वो पता चलता है। वहीं पे फैक्टर कॉस्ट से अगर आप मार्केट प्राइस की तरफ आ रहे हो, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पूरे के पूरे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। So these are different aggregates: GDP at factor cost, GNP at factor cost, GDP at market price, GNP at market price, net domestic product at factor cost और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। और जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो ये हमें क्या देती है, डोमेस्टिक इनकम दे देती है। और ये नेशनल इनकम में हमारा NFIA जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो प्रेजेंटली हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं या फिर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिंस 2015 हम अपनी जो नेशनल इनकम है NNP एट मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। 2015 से पहले हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। Now let's see what is the difference between real GDP and nominal GDP. This is important. Real GDP also मुझे पता है कि इस पॉइंट तक शायद आप लोग बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें थी ना, छोटी छोटी टर्म्स थी। जब आप इन सबको समझ जाओगे तो ज़रूरी नहीं है इसी एग्ज़ाम में आप किसी और चीज़ के लिए भी पढ़ रहे हो, I'm sure आपको इसका बेनिफिट होगा। So don't get stressed. थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को सिंक इन जब आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे, नोट्स बनाओगे और फिर देखोगे कि हमने क्या पढ़ा था, तो आराम से आपको सब समझ आएगा। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, बट आने वाला जो हमारा आगे वाला हम पढ़ेंगे वो स्मूथ हो जाएगा बहुत, ठीक है। सो उस सब को भूल जाओ आप, GDP GNP ये सब जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें थी ना उनको साइड पर रख दो अभी। आप जब ये जो भी मैंने ऊपर ये एग्रीगेट्स आपको बताए, इसको आप क्या करना, अलग से अपनी नोटबुक में लिखना और फिर बैठ के एक बार आप इसको समझने की कोशिश करना। ऑल्सो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो जो नेशनल इनकम वाली मेरी एक पहली वीडियो है उसमें जाके देखना आप, उसमें मैंने और ज़्यादा सिंपल टर्म्स में समझाया, क्योंकि वहाँ पे मेरा फोकस पूरे का पूरा किस पे था, नेशनल इनकम पे था, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको आराम से समझ सकते हो। नाउ व्हाट इज़ रियल GDP? रियल GDP इज़ कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस। रियल GDP इज़ अफेक्टेड बाई क्वान्टिटी ओनली। रियल GDP इज़ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन रियलिटी में रियल GDP क्या है, ये तो आगे हमारी बुकिश टर्म्स। रियल GDP बेसिकली वो होता है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ओवर द ईयर्स जो है प्रोडक्शन कितनी एक्चुअली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, इकॉनमी में। क्योंकि हम नेशनल इनकम में क्या कैलकुलेट करते हैं, पूरी इकॉनमी में कितना प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम रियल GDP पे देखते हैं, लेट्स से अगर हम रियल GDP कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हम GDP कैलकुलेट करेंगे विद बेस ईयर प्राइजेस। तो यहाँ पे हम बेस ईयर प्राइजेस यूज़ करते हैं। लेट्स से हम बेस ईयर प्राइस यूज़ कर रहे हैं 2011-12। तो जब हम 2011-12 के हिसाब से बेस ईयर प्राइसेस को यूज़ करके करंट ईयर 2026 में मेजर करेंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्राइजेस, सिंस अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखोगे, ठीक है, तो लेट्स से आप कहोगे 2011-12 में बिस्किट्स थी, ठीक है, बिस्किट्स वर प्राइस्ड एट 5 रुपीज़ और 100 यूनिट बन रही थी उसकी, ठीक है। तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500 हो गया। नाउ इन ईयर 2026 वही जो बिस्किट्स हैं वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, 110 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इनका प्राइस क्या हो गया है, 10 रुपीज़ हो गया। तो आप खुद देखो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमें एक्चुअल डेवलपमेंट बता रही है?
देखो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट तो खाली 10 इंक्रीज हुए हैं, 100 से 110 हुआ है, लेकिन आप देखो अगर हम यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो 500 से 1100 पहुँच गई है। तो क्या ये हमें रियल डेवलपमेंट बता रही है? नहीं बता रही है। तो जब हम बेस ईयर प्राइस यूज़ करके, मतलब ₹5 के हिसाब से ही करंट का देखेंगे, 110 इंटू 5 निकालेंगे फिर हम, क्योंकि 5 व्हाट इज़ 5? 5 इज़ द बेस ईयर प्राइस कि जो 2011-12 में था। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारी जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है। तो 110 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 550। यहीं पे देख लो कितना फ़र्क आया है। अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 1100। लेकिन अगर आप रियल टर्म्स में देखोगे तो यही आपको कितना मिलेगा? 550 मिलेगा। तो अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि किसी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हुई है या कितना प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एक्सपीडिएट हुआ है, तो वो आपको किससे पता चलेगा? रियल जीडीपी से पता चलेगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। इट इज़ अफेक्टेड बाई प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। तो नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस भी लेके चलते हैं और क्वांटिटी भी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है 100 से 110, लेकिन प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, तो हमने दोनों को अकाउंट किया। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट में जो हमारा बेस ईयर है वो क्या है? 2022-23। अभी प्रेजेंटली हमारा जो बेस ईयर है इट इज़ नॉट 2011-12, रैदर इट इज़ 2022-23। तो ये हमने 11-12 से 22-23 क्यों किया? क्योंकि अगर हम 11-12 लेते तो उसमें क्या होता? कोविड-19 की जो हमारी स्टैग्नेशन आ गई थी इकॉनमी में, तो उसका इफेक्ट होता है, इसलिए हमने इसको इस बार 2022-23 रखा। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करने का जो बेस ईयर है इट इज़ 2024। तो रिमेंबर दिस कि हमारा प्रेजेंट जो बेस ईयर है इट इज़ 22-23। किसके लिए? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए और बाकी एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ 2024। Now what is GDP deflator? GDP deflator is the indicator of inflation. ये हमें बताता है कि over the years inflation कितनी हुई है। GDP deflator को हम कैसे measure करते हैं? We measure it nominal GDP upon real GDP into 100। जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में लिया था तो हमारी नॉमिनल GDP कितनी आई थी? 1100, लेकिन हमारी रियल GDP कितनी थी? 500 इंटू 100। ठीक है। तो 1100 बाई 5, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 220। तो ये हमें क्या बताता है कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है ओवर द ईयर्स। नाउ इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख ली है। अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है रियल जीडीपी कॉन्सेप्ट की एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। तो सबसे पहले रियल जीडीपी में एक्सटर्नैलिटीज़ हो सकती है, बिकॉज जो एक्सटर्नैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, जो वो यहाँ पे इम्पैक्ट जो होता है एक्सटर्नैलिटीज़ का, वो रियल जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। सो व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज़? एक्सटर्नैलिटीज़ आर द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो किसी भी प्रोसेस के पड़ रहे हैं ऑन सम अदर पार्टी जो उससे अनरिलेटेड है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। लेट्स से कि एक एरिया है, एक आपका एरिया है, कोई भी आपका विलेज है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोल दिया। यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोल दिया। नाउ इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो ही रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। उनका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है, साथ में जो है इनकम भी जनरेट हो रही है साथ ही साथ। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन उससे जो है आपका क्या फ़ायदा है? विलेज का क्या? आपने तो इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्या आपने अपनी इनकम लगाई यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने में? नहीं बनाई। सिंस आप लोग उस एरिया में ऑलरेडी रह रहे थे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ेगा। तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये होगी कि आपकी जो जगह है उसकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़ जाएगी। एक दूसरा उसका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये होगी कि आप उस विलेज के जो बच्चे होंगे उन सबको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पढ़ने की। ठीक है। तो अब उसका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। मे भी हो सकता है कि सब्सटेंस यूज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कई बार जो है पीयर प्रेशर में लोग ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है। विच शुड नॉट बी डन। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। अगर आप किसी भी तरीके के ड्रग यूज़ में, ड्रग एडिक्शन में एक्टिवली या फिर इनएक्टिवली भी इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ टेक हेल्प।
अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, और देर आर सर्टन अथॉरिटीज़ जो हेल्प करती है, टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच सब्सटेंस अब्यूज़। तो वो आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकता है। उस प्लेस में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है। आई होप आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है। दूसरा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी पे भी फर्क पड़ता है। देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी वैल्यू ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, बट दैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ पीपल। हो सकता है कि आपकी जीडीपी इसलिए इंक्रीज हो रही हो क्योंकि बेस ईयर प्राइसेस भी आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ किस में हो रहा है? डिफेंस गुड्स में हो रहा है। अब डिफेंस गुड्स की वजह से सोसाइटी का वेलफेयर पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं कि डिफेंस गुड्स की वजह से सिक्योरिटी आपकी टाइटन हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वेलफेयर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। जनरल पब्लिक का वेलफेयर कब इंक्रीज होगा? जब आपकी पॉवर्टी कम होगी, जब जो है हेल्थ और एजुकेशन जो है कंट्री में बेटर हो जाएंगे। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी इटसेल्फ है, यहाँ पे वो जो हम मेजर कर रहे हैं उसको, उसकी वैल्यू की कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो उसी से हमारा जो वेलफेयर मेजर है उसके लिए किस तरीके से हमारा रियल जीडीपी जो है कंसेप्ट ठीक नहीं है, वो देख रहे हैं हम। ठीक है। Then commodity exchange. There was no monetary value generated, but welfare of people is done. Example, बार्टर सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे बार्टर सिस्टम है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे से लोग जो है अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई मॉनेटरी वैल्यू तो हुई ही नहीं वहाँ पे, तो वो तो इंक्लूड होगा ही नहीं उसमें, लेकिन वेलफेयर तो जो है वो हो रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी, जो हमारा बार्टर सिस्टम का है, उसको भी ये इंक्लूड नहीं करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? हमारा जो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। Now, how is base year calculated? Base year is usually taken as a year which is free from economic distress. Like I mentioned previously कि हमने 2020 to 23 इसलिए लिया instead of 2021-22, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो था इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबल ईयर होना चाहिए, रिलाइड डाटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिसेंट ईयर होना चाहिए विद अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम हर 10 साल में जो है अपना जो बेस ईयर है वो लगभग चेंज करते हैं। इस बार हम अपना बेस ईयर चेंज करने में लेट हो गए बिकॉज ऑलरेडी आई मेंशन, क्योंकि जो है कोविड डिस्ट्रेस जो है बीच में आ गया था। नाउ नेशनल इनकम को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से। ठीक है। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि जितनी भी एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन मिली है, ठीक है, प्लस उनका जो ऑपरेटिंग सरप्लस है और जो मिक्स्ड इनकम है, उस सबको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जितनी भी इनकम मिली है, सारे फैक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें इनकम मेथड मिलता है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, या फिर जो प्राइवेट फर्म्स है उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है, या फिर हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर किया है, उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें एक्सपेंडिचर मेथड देता है। और तीसरा है हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, लेट्स से प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है और टेरिशरी स्टेज है, हम हर स्टेज पे देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो कितनी हुई है, और उन सब स्टेज को ऐड करते हैं तो हमें अपनी नेशनल इनकम जो है मिल जाती है। इसको मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज यहीं पे 2 आवर्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको इसका डिटेल में देखने की किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, देन गो बैक टू माई other video of national income. Let's move on to the next topic because already it's been so much. यहाँ पे I'll tell you a few things कि कुछ चीज़ें जो हैं नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। सो विंडफॉल गेन। व्हाट इज़ विंडफॉल गेन? विंडफॉल गेन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड गेन होता है कई दफ़ा। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में कभी ऊपर या नीचे बढ़ाव या ठीक है एकदम से जंप लग गया, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को जो है बेनिफिट हो जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, दैट इज़ विंडफॉल गेन। इसको हम अपनी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर स्मगलिंग करके कोई इनकम जो है वो अर्न कर रहा है, देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर ब्लैक मनी है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपनीज फॉरेन कंट्रीज अर्निंग इन companies of foreign countries earning in US included in GDP and excluded from national income, ये मैंने already आपको explain कर दिया है। Now what is purchasing power parity? This is a very important concept, PPP।
ठीक है। या आपने आप प्रेजेंटली वर्ल्ड में ना ये नॉर्मल लोगों में भी इसका ये जो टर्म है इसका यूज़ जो है वो बढ़ने लगा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम क्या करते हैं कि हम एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज की किसी भी कंट्री में उसकी जो करेंसी है। लेट्स से इंडिया में ₹100 में हम क्या क्या बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें बताएगा कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है। तो ये बेसिकली जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है, हम क्या करते हैं एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स रख लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ अ बास्केट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट्स से फ्रूट्स है, फ्रूट्स में लेट्स टेक एप्पल, ठीक है। एक एप्पल ले लिया, देन आपने एक फ्लोर का पैकेट ले लिया, ठीक है। आपने राइस का पैकेट ले लिया, आपने सोप ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कोई और चीज़ लेट्स से मेडिसिन, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले ली, ठीक है। PCM ले लिया आपने। नाउ ऑल दीज थिंग्स हम ये फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो कंसिडर कर लेंगे। जब हमने एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड ले लिया उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका क्या प्राइस बनेगा। लेट्स से इंडिया में ये बास्केट आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक है। 1000 रुपीज़ में मिलेगी। फिर हम देखेंगे ये कंट्री ए का है। अब हम दूसरी कंट्री में देखेंगे। लेट्स से पाकिस्तान में ये सेम बास्केट आपको 3000 रुपीज़ में या उससे भी इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा में मिलेगी क्योंकि हमारा जो करेंसी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बट लेट्स से फॉर दिस से कि यहाँ पे 3000 रुपीज़ में मिलेगी। अब ये क्या हो गया, ये 1000 रुपीज़ यहाँ आ गया PKR में, ठीक है। ये रुपीज़ में हमने देखा कि इंडिया में जो बास्केट 1000 रुपीज़ की मिल रही थी वही बास्केट पाकिस्तान में 3000 PKR की मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉमन करेंसी में। कॉमन करेंसी में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और परचेजिंग पावर पैरिटी में हम कॉमन करेंसी जो है इसकी क्या रखते हैं, US डॉलर रखते हैं, ठीक है। US डॉलर रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई इज इट डिसअपियरिंग, शायद कुछ ग्लिच आ गया है। आई विल चेक बैक, वेट। तो जो कॉमन करेंसी होती है दैट यूजुअली US डॉलर्स। तो यहाँ पे हम सिंपली एक अपनी एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हम इंडिया और पाकिस्तान में देख रहे हैं जो बास्केट ऑफ गुड्स यहाँ पे 1000 रुपीज़ में मिल रही हो सकता है वो बास्केट ऑफ गुड्स वहाँ पे 3000 PKR में मिल रही होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो निकलेगी हमारी अराउंड 0.33। तो ये हमें बेसिकली बता रही है कि कितना डिफरेंस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, किस कंट्री में सेम बास्केट ऑफ गुड्स कितने की मिल रही है और इस कंट्री में वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो है किस हिसाब से मिल रही है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्सचेंज रेट होता है ना उसके जमेले से बाहर आते हैं और देखते हैं एक्चुअली में जो इनकम इन डिफरेंस है या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री में, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में वो किस लेवल का है, ठीक है। Some important facts related to national income accounting. National Sample Survey Organization NSSO. What is NSSO? It was established in 1971. This is the prime body जो है national income को calculate करवाती है। On 12th July 2006 this became part of National Statistical Commission. Now earlier it was National Sample Survey Organization, लेकिन अब जो है ये किसका पार्ट बन गई है, NSC का, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। NSC वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है NSC जो है एस्टैब्लिश हुई थी। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। नाउ व्हाट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
जो हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2 मई 1951 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। CSO जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ MOSPI विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो हमारा प्रेजेंट बेस ईयर है इट इज़ 2022-23। Then Central Statistical Organization uses both the production method and income method for calculating national income. You should know कि जो हमारा CSO है ये प्रोडक्शन मेथड भी यूज़ करता है और साथ में इनकम मेथड भी यूज़ करता है, और जो हमारी नेशनल इनकम है इसको एनुअली मेजर किया जाता है। CSO ने डिवाइड किया है इंडियन इकोनॉमी को 3 मेन सेक्टर्स में और 14 सब सेक्टर्स में। 3 मेन सेक्टर्स कौन से हो गए? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, और देर आर ऑल्सो 14 सब सेक्टर्स। CSO ऑल्सो पब्लिशेज डाटा रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP जो है इसका एक अलग जो है डाटा निकल के आता है, इसका अलग इंडेक्स है जो बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है कितनी हो रही है, एंड दिस वाज स्टार्टेड सिंस 1950। नाउ ये हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का क्या काम है। NSC ऑफ इंडिया वाज सेटअप ऑन 1 जून 2005। पहली बार कब सेटअप हुआ ये? 2005 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है वो फॉर द फर्स्ट टाइम सेटअप हुआ। ऑन जुलाई 2006 नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर के अंडर जो है पहली बार जो है 2006 में हमारा काम स्टार्ट हुआ। द प्रेजेंट वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन the present work of national income is carried out by NSO, National Statistical Office, after merging CSO and NSSO। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंटली हमारा जो नेशनल इनकम है वो जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो कैलकुलेट कर रही है, बिकॉज दोनों ही जो NSSO हैं और CSO हैं वो दोनों किस में मर्ज हो गए हैं? NSC में मर्ज हो गए हैं। इसका जो है एक शॉर्ट मैंने अलग से बना के रखा है बिकॉज दिस वॉज अ सेपरेट क्वेश्चन। आई रिमेंबर जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी somebody asked me this. The work of economic survey is also done by NSSO only. Okay. Now what is Hindu rate of growth? This is something which remains in news. The term Hindu rate, और ये एक बार आई थिंक UPSC में भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। The term Hindu rate of growth was coined by Raj Krishna in 1978 to describe India's persistently slow economic growth, which averaged 3.5% annually from the 1950s to 1980s। तो हमने देखा कि 1950 से 1980 तक ऑलमोस्ट हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो बहुत स्लो था, एंड इट वाज अराउंड 3.5% एनुअली। हर साल हम लगभग 3.5 से 4% इतना ही जो है वो ग्रो कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी स्लो। पर कैपिटा ग्रोथ एवरेज अराउंड 1 to 3%, और हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ थी वो भी खाली 1 to 3% ही थी। नाउ व्हाट इज पिंक इकोनॉमी? ये आपको याद रखना है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? इट इज द स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट इन वेयर ड्यूरिंग 1950s to 1980s। Pink Economic Survey. The Economic Survey 2017-18 presented by Arun Jaitley was printed in pink color, also called as Pink Economic Survey। तो 2017-18 में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ है इसको पिंक कलर पे प्रिंट किया गया था, इसको पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है। So this was basically done to signify solidarity with women's empowerment, और साथ ही साथ में ताकि जो जेंडर इश्यूज हैं उनको हम फोरफ्रंट पे ला सकें। ठीक है। नाउ व्हाट इज थैलिनॉमिक्स? थैलिनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20। तो जो 1920 में हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें हमने इसको इंक्लूड किया, विच एनालाइजेज द अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशंस स्टैंडर्ड प्लेट ऑफ फूड अक्रॉस इंडिया। कि अगर आपको न्यूट्रिशियस स्टैंडर्ड प्लेट लेनी है पूरे इंडिया में, एक न्यूट्रिशियस फूड प्लेट आपको खरीदनी है, तो उसका क्या क्या प्राइस जो है वो अलग अलग जगह पे आपको मिल रहा है। द टर्म वॉज कॉइंड बाई रघुराम राजन। ओके, सो इट वॉज कॉइंड बाई रघुराम राजन एंड कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। ओके,
Indian Statistical Institute it was established by Mahalanobis in 1931 and the headquarter of ISI is in Kolkata, West Bengal. Dadabhai Naoroji, the golden man, the grand old man of India, he made the first attempt to calculate national income. तो सबसे पहला attempt national income को calculate करने का किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने. And per capita income, the first attempt to calculate per capita income was also done by him in 1867 to 68 in his book, the book of Dada Bhai Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India, and it is also associated with drain of wealth theory. ठीक है. नेशनल इनकम कमेटी जो है, नेशनल इनकम 1949 कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच वॉज ऑल्सो हेडेड बाय महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, along with 2 other members, but there were also 2 other members who were VKRV Rao and Dr. DR Gadgil. First official national income of India was calculated by this committee only, the National Income Committee of 1949. The dynamic theory of profit was given by J.B. Clark and rent theory was given by David Ricardo. ये हमने already पढ़ लिया. The innovation theory of profit was given by Sumter. National income is calculated at presently market price. Who was Simon Kuznets? Simon Kuznets is considered as father of national income accounting. Simon Kuznets also got Nobel Prize in Economics in 1971. His report in the US Congress titled as National Income. Now Simon Kuznets himself gave 3 methods of national income accounting, जिसमें से income method and expenditure method इंडिया में यूज हो रहा है. What is potential GDP? Potential GDP is defined as the maximum sustainable output goods and services in an economy that can be produced by using its resources efficiently. अगर हम किसी भी कंट्री में उसके रिसोर्सेज जो है पूरे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो हम कितना सस्टेनेबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो प्रेजेंट का आउटपुट है उसको यूज़ करके हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अपना आउटपुट जो है वो बचा के रखें. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी? हाउ मच इज़ द लेबर फोर्स, क्या हम उसको मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं, टेक्नोलॉजी कितनी है, टेक्नोलॉजी पूरी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है या नहीं, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कैपिटल स्टॉक आपके पास कितना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कितना है. नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ जीडीपी विच इज़ कॉल्ड एज ग्रीन जीडीपी. व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी इज़ द मॉडिफाइड इकोनॉमिक इंडिकेटर. इसको हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बाई कैलकुलेटिंग. इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट कितनी पड़ गई है इकोनॉमी में. जब भी हम कोई भी इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है, कहीं पे रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, जब हम एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग को बीच में लाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं. सिंस हमें पता है कि जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपिंग प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे डेवलपमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे इसको नेचर को, तो उन सब को प्रॉब्लम्स को जो है आज के वक्त में एंटरटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हेल्थ, हम कितना यहाँ अर्थ को कितने सस्टेनेबली यूज़ कर पाएंगे, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम जो है अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इसी चीज़ पे जो है डिपेंड करती हैं. इसलिए ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ दिस वॉज इट. हमने जो सेकेंड पार्ट है उसको भी कवर कर लिया है. इनिशियली दिस वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ड्राई है, तो अगर आप यहीं से स्टार्ट करोगे तो आपका सारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इसलिए आई थॉट कि इसको मैं सेकेंड पार्ट में इंक्लूड कर दूँगी. तो बाकी सारा जो पोर्शन है वो हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे. आई होप वो थोड़ा जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा. थैंक यू सो मच.